अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज यानी 28 मई को हम यौम तकबीर के तौर पर मनाते हैं, जब पाकिस्तान इस कुर्राए अर्ज़ पे एक एटमी, एक न्यूक्लियर पावर बनकर उभरा। 1996 का जिक्र है, 1996 में जब पाकिस्तान ने कामयाब न्यूक्लियर धमाके किए चागी यानी बलूचिस्तान में, और यकीनन ये एक ऐसा मार्का था जिसके बारे में दुनिया को यकीन नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। वैसे तो कहा जाता है कि इन द लेट 60s एंड द अर्ली 70s इज़ व्हेन द फाउंडेशन फॉर न्यूक्लियर पाकिस्तान वर लेड, और कई लोग इस ख्वाब के लिए, इस मार्के के लिए यकीनन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इसका सेहरा उनके सर बनता है कि उनका एक ख्वाब था और इसको यकीनन आगे लेकर वो चले। अब्दुल कदीर साहब का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसको किसी तौर पे भी भुलाया नहीं जा सकता, और यकीनन पाकिस्तान के पास ये सलाहियत, ऐसे होनहार साइंसदान मौजूद हैं जो इसको हकीकत बना सकें। लेकिन एक न्यूक्लियर या एटमी ताकत बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपकी समझदारी या आपका साइंटिफिक प्रोग्रेस काफ़ी नहीं है। इसके लिए यकीनन आपको बहुत ज़्यादा सरमाया लगता है, इसके लिए आपके सामने सैंक्शंस आती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप किस जिम्मेदारी के साथ और किस स्ट्रैटेजी के तहत अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, ये बहुत अहम होता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने के बाद इसको इस्लामिक एटॉमिक बॉम्ब का भी नाम दिया गया, क्योंकि अगर मुस्लिम उम्मा यानी तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में देखा जाए, पाकिस्तान इज़ द ओनली वन दैट इज़ अ न्यूक्लियर पावर। लेकिन यकीनन इसमें हमारी अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी के बारे में हम मज़ीद भी बात करेंगे कि इट वॉज considered to be a deterrent and it has made Pakistan very very powerful। और ख़ास तौर पे जो हमारा लूमिंग एक डेंजर हुआ करता था हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ से यानी इंडिया की तरफ से, वहाँ पे हमने देखा कि एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन हालिया जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट आया है, क्या ये वाकई एक बैलेंस ऑफ पावर है? इंडिया रिज़र्व करता है द राइट फॉर फर्स्ट अटैक, यानी वो कहता है कि हम कभी भी पहला कदम नहीं उठाएंगे, जबकि पाकिस्तान ऐसा सिग्नेटरी नहीं है। इसके अलावा आज जब इतने सालों के बाद यानी 1996 से आज तक, यानी वी आर लुकिंग एट डेकेड्स नाउ, हाउ हैज़ इट हेल्प पाकिस्तान? और पाकिस्तान को अगर इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी लिया जाए कि दुनिया भर का रिएक्शन क्या था। कई दफ़ा पाकिस्तान पे ऐसे इल्ज़ामात भी लगे कि कहीं पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को दुनिया में एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहा, क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे महफूज हैं? फिर दुनिया ने मुख्तलिफ तरह की, जब हमारे पास इक़्तिसादी मुश्किलात आईं तो उसका भी हमें सामना करना पड़ा। लेट्स टेक अ हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज मैटर्स। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट, एयर कोमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू मिस सिद्रा फॉर हैविंग। खालिद साहब, ऑलवेज अ प्लेजर। मुझे ये बताइए कि इफ़ आई टेक यू बैक इन टाइम, जो उस वक्त के ज़मीनी हक़ाइक़ थे और एक दूरस्त इसके हवाले से एक फार साइटेड अप्रोच ली गई कि वाई वॉज इट कंसिडर्ड कि पाकिस्तान के लिए एक न्यूक्लियर पावर होना बहुत अहम है। आप समझते हैं दैट द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ द 70s व्हेन द फाउंडेशन वाज लेड एंड देन इन 1996 जब हम एक कामयाब न्यूक्लियर पावर बने, और आज जब 2025 के मौजूदा हम वॉरफेयर को देखते हैं, 5G वॉर की बात की जाती है, डू दोज रियलिटीज स्टिल स्टैंड? यानी हैज़ द न्यूक्लियर डेटरेंट बिन वन ऑफ पाकिस्तान्स ग्रेटेस्ट एसेट्स? जी थैंक यू, इट्स अ गुड क्वेश्चन। जहां तक न्यूक्लियर डिटरेंस की बात है, देखिए ये कभी भी इररिलेवेंट नहीं हो सकता, स्पेशली हमारे एरिया में, साउथ एशिया पर्टिकुलरली जो आप रेफरेंस दे रही हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, मिलिटरीली हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम नंबर वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, हम टैंक्स और जहाज और सबमरीन्स वाइज उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली पाकिस्तान वाज नॉट द फर्स्ट वन टू गो, जैसे आपने पहले भी कहा कि हम रिएक्टिव मोड में गए। 1974 में हिंदुस्तान ने पहला एक्सप्लोजन किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था स्माइलिंग बुद्धा। पाकिस्तान गॉट अलार्म्ड ऑब्वियसली। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से कई मौकों पर मिला। पाक फ़िज़ाइया में सर्विस के दौरान हमारे एयरपोर्ट कॉलेज में जब मैं इंस्ट्रक्टर था या स्टूडेंट था, वो आया करते थे, हार्ट टू हार्ट टॉक भी हुआ करती थी, हमसे पूछा करते थे कि क्या डिफिकल्टी आपको पेश आई। आई थिंक सबसे ज्यादा जो कमेंडेबल काम है, एक तो दो चीजों को मैं अप्रिशिएट करूंगा। एक, जॉइंटनेस तमाम लोगों की जो स्टेक होल्डर थे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम लिया, उसके बाद आने वाली हुकूमतें, गुलाम साद साहब, और उसके बाद आपने देखा जितनी हुकूमतें, जनरल ज़ियाउल हक, उसके बाद अब मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकता जिसकी कंट्रीब्यूशन ना। एक तो जॉइंटनेस बहुत थी और एक रिजॉल्व या रेजिलियंस बहुत थी इस प्रोजेक्ट के लिए।
आई वांट टू टेक यू बैक इन टाइम खालिद साहब, जो आपने एक इशारा किया स्माइलिंग बुद्धा की तरफ. इफ़ यू लुक बैक इन हिस्ट्री, इंदिरा गांधी उस वक्त एक जोन में थी जब वो समझती थी कि इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया. एंड 1971 में वी हैड सफर्ड ऑफ कोर्स विद द फॉल ऑफ ढाका. तो क्या आपको लगता है कि वो समझ रही थी कि एक और सरप्राइज पाकिस्तान के लिए होगा? एंड यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि 1974 में स्माइलिंग बुद्धा का नाकाम होने वाला जो इनका एक्सपेरिमेंट था, दैट यू नो नॉट जस्ट अलार्म पाकिस्तान बट इट चेंज द रीजन फॉर एवर. जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उन्होंने समझा था कि 71 में जिस तरह उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग कर दिया, उसी तरह 74 में उन्होंने जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, उनका ख्याल ये था कि ये न्यू नॉर्मल सेट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को ओवर डोमिनेट कर लेंगे. ऑब्वियसली हम नए नए हर्ट थे या डैमेज हुआ था, हमारा पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे अलग हो गया था. 74 में भी उन्होंने यही मिसकैलकुलेट किया. डॉक्टर कदीर खान और बाकी सारे साइंटिस्ट को, मैं किसी का एक का लेफ्ट आउट नहीं कर सकता नाम, ये पूरी टीम थी. बाद में डॉक्टर समरपंत और बहुत सारे और लोग हैं जिनका अगर नाम ले ज्यादा होगी, जिन्होंने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया. और आज भी देख ले, मैं ये फॉर श्योर हूं कि आज जो हमने अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में एंगेजमेंट हुई है हिंदुस्तान की, हमारे ऊपर अगर न्यूक्लियर अम्ब्रेला ना होता, आई एम श्योर हिंदुस्तान, इंडिया ने हमें पुश टू द वॉल करना था. लेकिन क्योंकि एक न्यूक्लियर डिटरेंस नजर आ रही है जो वायबल भी है, इन प्लेस भी है और रिजोल्यूट इस कौम का ऑब्वियसली हम हैं इस बारे में कि अगर हमारी सर्वाइवल को थ्रेट हुआ बिल्कुल तो हम यूज करें. तो खालिद साहब मुझे ये बताइए, जी मुझे ये बताइए कि फिर व्हाई इज इट, जैसे आपने न्यू नॉर्म का जिक्र किया, हमने कई दफ़ा ये बातें इस दफ़ा 2025 के इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इनके मीडिया के वर्बेटम में एंड इवन मोदी साहब के अपने वर्बेटम में सुनी कि हम एक न्यू नॉर्म सेट करेंगे. यानी ऐसा कुछ भी अगर हुआ, वी एवर फील कि देयर इज अ सिक्योरिटी लैप्स, वी कैन कॉल इट यू नो अ टेररिस्ट अटैक व्हिच हैज़ बीन इंस्टिगेटेड बाय पाकिस्तान, और हम पाकिस्तान को पनिश करेंगे. ये नॉर्म वो सेट करना चाहते थे. जहाँ तक बात है हमारी न्यूक्लियर अम्ब्रेला की, दे हैव बीन सो मेनी टाइम्स दैट पाकिस्तान हैज़ बीन क्वेश्चनड अबाउट इट. अगर मैं उसको भी अगर इंडिया के तनाजुर में देखती हूँ, इंडिया के न्यूक्लियर असासों की सेफ्टी सिक्योरिटी उस तरह दुनिया भर में कंसर्न का बाइस नहीं बनती जैसे कि पाकिस्तान बनता है. सेकेंडली, पोस्ट दिस यू नो पहलगाम कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद हमने ये देखा कि इंडिया बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान ओनली हैज़ अ न्यूक्लियर ब्लफ. हम इतने कामयाब कैसे हो जाते, इतने उनको नुकसान कैसे पहुंचाते? दिस इज द इंडियन वर्जन इफ दे हैड अ न्यूक्लियर कवर. सो इस पे भी मैं चाहूंगी कि थोड़ी रोशनी डालें कि दुनिया में इस नैरेटिव के थ्रू क्या उजागर करना चाहते हैं. देखिए, दो सवाल के इसके जवाब बनते हैं, ये दो एस्पेक्ट आपने पूछे हैं. पहला तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जिसकी वजह से दुनिया कंसर्न होती है, चाहे मीडिया हिंदुस्तान का या वर्ल्ड ओवर जो हमारे एंटी पाकिस्तान जो एक स्टैंस होता है, वो जो मर्जी कहें, लेकिन जो न्यूक्लियर गवर्निंग बॉडीज हैं दुनिया की जितनी, मैं उनके बारे में काफी पढ़ चुका हूं, वो अश्योर करती हैं कि अगर सिस्टम मैकेनिज्म वाइज, अगर सेफ्टी वाइज है, हमारा सिस्टम ज्यादा अच्छा है हिंदुस्तान से, एंड वन ऑफ द बेस्ट हैज बीन रेटेड. ये आप जो हमारे न्यूक्लियर स्टैंड्स या इनके डील करते हैं वो आपको कंफर्म करेंगे. हमारी सर्टिफिकेशन या सेल्फ एश्योरेंस खुद भी और दुनिया की नजर में भी बहुत सबसे वन ऑफ द टॉप वन है, सिक्योरिटी प्रोलिफरेशन के सेंस में कह रहा हूं. जबकि हिंदुस्तान जाहिर है ये प्रोपेगेंडा करना चाहता है कि हम इररिस्पांसिबल है. एक और जो ब्लफ वाला बड़ा अच्छा आपने लफ्ज यूज किया, हिंदुस्तान ये थ्रू आउट समझ रहा था कि हमारा ना सिर्फ ब्लफ है. देखिए, वो ब्लफ को दो तरीकों से इस्तेमाल करता है. एक ब्लफ ये कि लोगों को, दुनिया को ये बतबावर किया जाए कि पाकिस्तान इररिस्पांसिबल मुल्क है और शायद ये फेक भी है, और ब्लफ पाकिस्तानियों को भी कहकर एक किस्म का जैसे बच्चों को चिढ़ाया जाता है ताकि हम उस लूप में आ जाएं, जिस तरह हम रिएक्टिव मोड में चले जाएं और हिंदुस्तान फिर साबित करने की एक दफा कोशिश करे कि हमने नहीं कहा था कि पाकिस्तान इररिस्पांसिबल स्टेट है न्यूक्लियर. जबकि ये सारा न्यू नॉर्म जो आपने कहा, हिंदुस्तान का मतलब ही यही था कि हम इसको पाकिस्तान को इस तरह पनिश करेंगे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन की थ्रेट देना शुरू कर दे या इररिस्पांसिबल बिहेव करे. आपने नोट किया जो पाक फिजाइया ने खास तौर पर 10 तारीख को सुबह जो टनेज फेंकी हिंदुस्तान पर, वो इतनी मैसिव थी कि हमने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को रेज किया है. हिंदुस्तान अब साबित करना चाहता था दुनिया को कि इनकी थ्रेशोल्ड कन्वेंशनल और न्यूक्लियर की ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है. यानी आप जरा सा इनको पाकिस्तान को डैमेज करेंगे, ये न्यूक्लियर ऑप्शन के बटन की तरफ हाथ रख देंगे. पाकिस्तान ने साबित किया कि आप हमारे से कन्वेंशनल में ही मुकाबला नहीं कर सकते, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर का बटन तो बहुत दूर है. तो ये पाकिस्तान ने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया है, ज्यादा मैच्योर एक्ट किया है
और हिंदुस्तान की उम्मीदों पर बिल्कुल हम पूरे नहीं उतरे, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि हमारी शायद कैपेबिलिटी नहीं है। पहली बात तो ये है हिंदुस्तान का मुकाबला करने की, वो बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान ये साबित करने में इतने अरसे से लगा हुआ था कि हम इररेलेवेंट है ऑलमोस्ट दुनिया की नजरों में, या लीस्ट रेलेवेंट है टू से द बेस्ट टू आवर बेनिफिट। लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि हम ना सिर्फ न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, बल्कि हम अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी के जरिए ही इंडिया को नेगेट या बैलेंस आउट नहीं, डोमिनेट कर सकते हैं। खालिद साहब, व्हाट इज जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, प्रॉब्ली माय लास्ट क्वेश्चन। जिस तरह हमने कहा कि ग्राउंड रियलिटीज शिफ्ट होती रहती हैं, द 80s पाकिस्तान थॉट दैट प्रोबेबली अफगानिस्तान कुड बी अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, दैट इज़ व्हाई वी हैड मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज लिविंग इन पाकिस्तान। आज हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। वी हैव सीन 2 decades ऑफ द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, जिसकी वजह से हम एक गुरिल्ला वॉर स्टाइल में चले गए थे, जहां सुसाइड बॉम्बिंग्स एंड द अदर सिक्योरिटी लैप्सेस वर अ रियलिटी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कि कन्वेंशनल वॉर बहुत ज़्यादा अब तब्दील हो चुकी है। What is Pakistan's strategic defense outlook now? एक तरफ हमारे पास इंडिया है, कई गुना बड़ा मुल्क, रिसोर्सफुल मुल्क, उसकी बहुत बड़ी आर्मी, also a nuclear power. Pakistan is also a nuclear power, but at the same time we have problems on both sides of the borders, eastern and western, and within Pakistan. So अब पाकिस्तान का एक integrated defense outlook क्या होगा, with which we'd like, if we can wrap up this segment, sir. देखिए, पाकिस्तान कभी भी बाय चॉइस टू फ्रंट ओपनिंग कभी नहीं चाहेगा और ना कभी करना चाहिए। और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही भी है कि जो हमारे वेस्टर्न साइड है, स्पेशली अफगानिस्तान साइड, हमें उधर से ठंडी हवा आए, अनकंफर्टेबल जोन में ना जाए, और हॉस्टिलिटी वाला एलिमेंट तो बहुत दूर की बात है। हम काफी अर्सा कामयाब भी रहे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वैक्यूम ऐसा आया सोवियत वॉर के बाद, सोवियत यूनियन की ऑक्यूपेंसी के बाद, कि इंडिया ने उधर जाहिर न सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो की, बल्कि सिंपथीज गेन करने में भी अशरफ गनी के जमाने में बहुत कामयाब रहा। जब डैम बनाए जा रहे थे उनके लिए, हॉस्पिटल बनाए जा रहे थे उनके लिए, हाईवेज बनाई जा रही थी, तो दे पेनिट्रेटेड थ्रू। उनकी इकोनॉमी अच्छी है हिंदुस्तान की, वो इस पोजीशन में है कि वो बेहतर इन्वेस्ट कर सके। लेकिन बीइंग द फर्स्ट नेबरहुड हमें बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, हमारी ट्रेड बहुत ज्यादा लिंक्ड है अफगानिस्तान के साथ। तो आई थिंक हमें बायलैटरल रिलेशन बिटवीन अफगानिस्तान किसी सूरत एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया नहीं होने चाहिए। वो इंडिपेंडेंट कोशिश करनी चाहिए। हमारे बायलैटरल रिलेशन हमें करेंगे तब हम ईस्टर्न साइड पे फोकस कर सकेंगे। मैं पाक फिजाई की सर्विस के दौरान एयर डिफेंस मैटर्स को भी देखता था, तो हमारे लिए वाकई बहुत बड़ा चैलेंज था कि वेस्टर्न साइड के डिफेंस को भी, एयर डिफेंस को भी देखना, और ईस्टर्न साइड के भी एयर डिफेंस को देखना ना। ऑब्वियसली हम उस तरह अफोर्ड कर सकते हैं कि टू फ्रंट एनिमिटी को। मेरा ख्याल है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर हमें ये चाहिए कि एटलीस्ट हमारी वेस्टर्न साइड जो है वो हमें कंफर्ट जोन में हो, दोनों तरफ से, ईरान से स्पेशली है इस वक्त, चाइना की तरफ से है, नॉर्थ की तरफ से एंड वेस्ट की तरफ से। सिर्फ अफगानिस्तान ऐसा है जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश करेगा कि हमारा एक ऐसे टर्मोइल में रखे हमें दरमियान में हैंगिंग, कि हम ना उस तरफ हो सके ना इस तरफ हो सके। इट इज नॉट इन आवर नेशनल इंटरेस्ट कि हम उस तरफ करें। आई थिंक वी शुड फोकस ओनली ऑन द ईस्ट। उसको हम बहुत अच्छा निगेट कर सकते हैं। वेस्ट को हमें करना ही इस तरह चाहिए कि दे शुड बिकम फ्रेंडली, कम व्हाट मे। खालिद साहब, आपको नहीं लगता है, प्रॉबेबली माय लास्ट लीड क्वेश्चन टू यू वुड बी, कि अगर पाकिस्तान का, मैंने इस दफ़ा इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने देखा कि हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, हमारी जो पीपल टू पीपल कॉरिडोर है, हो सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारी रिलेशनशिप्स, पाकिस्तान इज़ डीपली फोकस्ड ऑन बियॉन्ड इंडिया स्ट्रैटेजी। यानी अगर हम देखते हैं कि साउथ एशिया से काफ़ी हद तक इंडिया ने हमें आइसोलेट विद इन साउथ एशिया या सार्क ममालिक करने में कामयाब हुआ था। दैट टाइड हैज़ ऑल्सो टर्न। पाकिस्तान हैज़ डीपर relationships today with Bangladesh, with Sri Lanka, and on the other hand, India seems to be surrounded by South Asian countries जिसमें से कोई भी उससे खुश नहीं है, because they've tried to bully everyone. Do you feel that that shift is happening? Definitely, I agree with you. Why? Because आप नोट करें कि हम इस रीजन में जो सार्क के मुल्क हैं, we are almost 22-23% of the world population. Absolutely. और आपस में हम ट्रेड सिर्फ 5% करते हैं। जी। किसकी वजह से नहीं करते हैं? ऑब्वियसली प्रेडोमिनेटली मुल्क सबसे बड़ा हिंदुस्तान है। 5% ट्रेड हम आपस में करते हैं और 95% हम सार्क के ममालिक दूसरी दुनिया से करते हैं। हाउ अनफॉर्चुनेट, जबकि आसियान देख लें, नॉर्थ अमेरिका देख लें, अफ्रीका देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, वो आपस में ट्रेड, सिग्निफिकेंट ट्रेड करते हैं। हिंदुस्तान का किसी रिलेशनशिप किसी भी मुल्क से आपने नोट किया जिनके नाम अभी ले रही थी, किसी से भी अच्छा नहीं है। सो वी हैव इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद वी बिकम मोर रेलेवेंट नॉट ओनली टू द वर्ल्ड
बट स्पेशली मोर टू द रीजनल जो कंट्रीज हमारी हैं, बांग्लादेश हमारे साथ वैल्यू कर रहा है, श्रीलंका पहले ही करता रहा है, नेपाल भूटान को हम जाहिर है इतना सिग्निफिकेंट उस सेंस में नहीं काउंटेड बिकॉज इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उधर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल आई एग्री करता हूँ कि इंडिया ने हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जिसमें वो समझता था कि हम ऑलमोस्ट इररिलेवेंट है दुनिया की नजर में, हमें न सिर्फ ग्लोबली रेलेवेंट किया है बल्कि रीजनली भी रेलेवेंट किया है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दीज आर द शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। आप देखें कि बहुत अरसे तक, बिकॉज आई वर्क विद द कॉर्पोरेट सेक्टर, हमें एक अलग ही खित्ते का हिस्सा बनाया जा रहा था। अदर देन द फैक्ट दैट वी हैव अ कॉमन रिलीजन, पाकिस्तान हैज़ नथिंग कॉमन विद द MENA कंट्रीज, विद द अरब कंट्रीज, लेकिन हमें वहाँ पे क्लब किया जा रहा था। सिग्निफिकेंट आइसोलेशन थी हमारी साउथ एशिया में, और जैसा कि खालिद साहब भी कह रहे थे, दिस रीजन हैपन्स टू बी द लीस्ट कनेक्टेड वन। अगर हम सिर्फ टेलीफोन कॉल्स और रवाबित की बात करें, ओनली 5% ऑफ द कनेक्शंस, इंटरकनेक्टिविटी इज़ हैपनिंग विद इन द सार्क कंट्रीज़। और पाकिस्तान के बारे में इस वक्त भी अगर हम देखते हैं, इस्लामाबाद से कोई भी सार्क मुल्क के कैपिटल की तरफ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट needs to be done, but that is where the opportunity also lies. बहरहाल जी, आज सेलिब्रेट करने का दिन है of पाकिस्तान being a nuclear power, जिसने हमारे डिफेंस सिस्टम को नाकाबिले तस्खीर बनाया है। सबसे बढ़कर ये कि ये पाकिस्तानियों के जज्बे और उमंग की एक अलामत समझा जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back.